नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के रीज़न क्या थे, क्यों हुआ प्रथम विश्व युद्ध, इन कारणों की आज अपन बात करने वाले हैं। और इन कारणों के अंदर अगर अपन बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध की जड़ें तैयार करते हैं। तो इन सब को जानने की कोशिश करते हैं शॉर्ट रूप में। बात करें प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की, तो उनको केवल अपन 3 टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे। 3 रीजन, मेनली 3 रीजन थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कौन कौन से थे? पहला तो ये पर्सा और फ्रांस का युद्ध हुआ था एक 1870 ईस्वी में, जिसे सेडान का युद्ध कहा जाता है। तब से लेकर के बाद में जब तक पर्सा और रहता है, जब जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क बना रहता है, और बिस्मार्क के बाद में नया राजा बनता है तो वो भी ऐसा ही निकलता है। तो इस तरीके से पर्सा और फ्रांस के बीच में झगड़ा चलता है। बात करें पूर्वी समस्या को लेकर, तो दूसरा कारण हमारा पूर्वी समस्या का हो जाता है। तो पूर्वी समस्या ओटोमन साम्राज्य का विघटन होने वाला था। ठीक है, अब ये जो ओटोमन साम्राज्य का विघटन होने वाला था ना, तो इस विघटन वाले क्षेत्र को लेकर के सब में विवाद था। कौन कौन देश कौन कौन से क्षेत्र पे कब्जा करेगा, इस बात को लेकर उनमें झगड़ा था। उस समय साम्राज्य विस्तारवादी नीति चला करती थी कि मतलब अगर कोई राज्य उनको मिल रहा है तो उसको अपना उपनिवेश बना ले। तो इस तरीके की वहाँ पर नीति चला करती थी, और इसी नीति के तहत वो चाहते थे कि जब ओटोमन साम्राज्य का विघटन होगा ना, तो उस समय अपन कब्जा करेंगे। उसमें रूस का अपना स्वार्थ था, ऑस्ट्रिया का अपना स्वार्थ था, जर्मनी का अपना स्वार्थ था, फ्रांस का अपना स्वार्थ था। तो इस तरीके से सबके स्वार्थ उसमें थे। तो इसलिए ओटोमन साम्राज्य एक पूर्वी समस्या के नाम से जानी जाती है। उसे ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था, और उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। उसे यूरोप के मरीज के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से हमारा दूसरा रीजन तैयार होता है। तीसरे रीजन की बात करें तो तीसरा रीजन है हमारा गुटबंदी, या फिर उसे गुप्त संधि प्रणाली भी कह सकते हैं। ये रीजन किस तरीके से तैयार होता है? इस रीजन के तैयार होने के पीछे भी कारण कौन सा था? वही 1870 वाला सेडान का युद्ध। जब 1870 का सेडान का युद्ध हुआ पर्सा और फ्रांस के बीच में, तब से उनमें आपस में छुटमुट लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अल्सेस और लारेन क्षेत्र फ्रांस के हुआ करते थे, जिन पर कब्जा पर्शिया के द्वारा कर लिया जाता है। और तब से लेकर के इनके मध्य एग्रीमेंट हो जाते हैं, एक दूसरे देशों के साथ में संधि करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि अल्सेस और लारेन जो क्षेत्र थे वो फ्रांस वापिस चाहता था, और उन पर कब्जा पर्शिया ने कर लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जड़ें तैयार होती है। शुरू से देखते हैं, सेडान का युद्ध की बात कर लेते हैं। तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? तो यह जो युद्ध था वो फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ था। उस समय पर्शिया का जो चांसलर हुआ करता था वो बिस्मार्क हुआ करता था। ठीक है, तो बिस्मार्क के हाथ में कमान थी उस समय। तो बिस्मार्क और ने जब युद्ध किया फ्रांस के साथ में, उस समय नेपोलियन थर्ड हुआ करता था फ्रांस की तरफ से। तो नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क दोनों आमने सामने थे। जब बिस्मार्क जीत जाता है युद्ध में, सेडान के युद्ध के अंदर बिस्मार्क की जब जीत होती है, तो अल्सेस और लारेन नाम के 2 क्षेत्र हुआ करते थे जो फ्रांस के पास में हुआ करते थे। तो फ्रांस से छीन लिए गए, और उसने क्या कर लिए, अपने पास रख लिए अल्सेस और लारेन क्षेत्र बिस्मार्क ने। तब से लेकर के बिस्मार्क को ये डर लगा रहता था कि कभी फ्रांस इन क्षेत्रों को वापस पाने के लिए झगड़ा शुरू न कर दे। इसलिए वो एग्रीमेंट कर लेता है ऑस्ट्रिया के साथ में। 1879 ईस्वी में वह पहला एग्रीमेंट करता है जो उसने ऑस्ट्रिया के साथ में किया था। ऑस्ट्रिया के साथ में उसने युद्ध जो एग्रीमेंट किया उसमें 2 तरफा एग्रीमेंट था। उसमें बात हुई थी उन दोनों की कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो अपन दोनों मिल करके उसका सामना करेंगे, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में यह बात हो जाती है। फिर जब बाद में पर्शिया ने क्या किया, इटली को भी मिला लिया। 1882 ईस्वी में इटली को भी उन्होंने अपने साथ में मिला लिया। बिस्मार्क बड़ा ही कूटनीतिज्ञ प्रणाली का था। उसने इटली का और फ्रांस का झगड़ा करवा दिया। ट्यूनिस का एक मुद्दा था, उसको लेकर के इटली और फ्रांस के बीच में झगड़ा शुरू करवा दिया। और इधर ऑस्ट्रिया जो क्षेत्र था, उस ऑस्ट्रिया के से भी इटली के संबंध बहुत ख़राब थे। तो उसने इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में आपसी संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया, उनको एक जगह बिठाने का प्रयास किया, उनको
एक जगह बिठाने का प्रयास किया और तीनों मिलकर के 1882 ईस्वी में इनका एक त्रिगुट तैयार हो जाता है, जिसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। इस गुट को ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से देश मिले? कौन कौन से देश मिले हैं? ऑस्ट्रिया, पर्शिया, या फिर इसको जर्मनी भी कह सकते हैं, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये 3 गुट 1882 में बना लेते हैं। अब जब इनका गुट बन जाता है तो फ्रांस को भी खतरा है, क्योंकि फ्रांस भी फिर बाद में अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई गुट जरूर बनाएगा। तो जब 1890 के अंदर जो चांसलर है जर्मनी का, वो कौन नहीं रहता है, वो हट जाता है, बिस्मार्क। जब 1890 के बाद में चांसलर नहीं रहा तो उसके बाद में वहाँ का जो राजा था उसके हाथ में ताकत आ जाती है, जर्मनी के, पर्सा के। ठीक है, ठीक है। तो अब पर्सा के राजा का नाम था केसर विलियम द्वितीय। अब इसके हाथ में कमान थी। तो पहले तो जब बिस्मार्क हुआ करता था, उसने बोला था कि हमें पूर्वी समस्या से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में इसी पूर्वी समस्या से लेकर के उनके अंदर थोड़ी खींचतान हो जाती है रूस और पर्शिया के बीच में। कैसे हो जाती है? तो वह इस तरीके से होती है कि पहले तो बिस्मार्क ने कह दिया था कि हमें पूर्वी समस्या से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम उससे तटस्थ हैं, उसमें कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यह बात थी। लेकिन बाद में जब केसर विलियम द्वितीय राजा बनता है तो वो अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का प्रयोग करना शुरू कर देता है। वो विस्तार करना चाहता है अपने साम्राज्य का, और विस्तार करने के लिए वो भी पूर्वी समस्या का फ़ायदा उठाना चाहता है। और इसी पूर्वी समस्या के फ़ायदे उठाने के चक्कर में उसके रूस के साथ में थोड़े से विवादित मुद्दे हो जाते हैं, जिसके बाद में ये जो रूस है वो फ्रांस की तरफ जा मिलता है। फ्रांस रूस का एग्रीमेंट हो जाता है। 1892 ईस्वी में ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो 1892 ईस्वी में कौन कौन एक हो गए? 1892 ईस्वी तक कौन कौन एक हो चुके हैं? इधर त्रिगुट बना हुआ है, पर्शिया का, ऑस्ट्रिया का और इटली का। ठीक, और उधर की अपन बात करें तो हमारा फ्रांस रूस के साथ में 1892 में एग्रीमेंट कर चुका है। अब 92 में एग्रीमेंट करने के बाद में बात आती है हमारी कब? 1904 की। तो 1904 के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं, केसर विलियम द्वितीय ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया। वो भी चाहता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इसी साम्राज्य विस्तार करने के चक्कर में विश्व प्रभुत्व बनना चाहता था वो। और यही जो बात थी वो किसको? ब्रिटेन को चुप गई, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी विश्व प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। तो इसलिए ब्रिटेन अपने सामने किसी भी कॉम्पिटिटर को खड़ा होने नहीं देना चाहता था। तो इसलिए ब्रिटेन भी जाकर के फ्रांस की तरफ मिल जाता है, जर्मनी के खिलाफ हो जाता है, पर्शिया के खिलाफ हो जाता है। तो इस तरीके से 1904 के अंदर एक और त्रिगुट तैयार हो जाता है, और इन तीनों देशों ने मिलकर के 1907 में एग्रीमेंट कर लिया था। और वो जो एग्रीमेंट था वो तीनों देशों को एक कर लेता है। 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संधि हुई थी। 1892 में फ्रांस और रूस के बीच में संधि हुई थी, और फिर तीनों मिलकर के संधि कर लेते हैं कब? 1907 में। और 1907 में एक और त्रिगुट तैयार हो जाता है, जिसे अपन ट्रिपल एंटेटे के नाम से जानते हैं। और इस ट्रिपल एंटेटे में 3 देश शामिल रहते हैं। कौन कौन से 3 देश? पहला देश ब्रिटेन, मतलब मुख्य देश तो फ्रांस था। फ्रांस ने पहले रूस के साथ में एग्रीमेंट कर लिया और फिर ब्रिटेन के साथ में कर लिया, मतलब फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये 3 मिलकर के ट्रिपल एंटेटे गुट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर गुटबंदी चला करती थी। ठीक है ना। तो ये सेडान का युद्ध, बिस्मार्क की कूटनीति, बिस्मार्क ने तो बोल दिया कि हमें पूर्वी समस्या से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। बाद में वहाँ का जो केसर विलियम द्वितीय है वो उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा गुटबंदी का पॉइंट ख़त्म होता है कि गुटबंदी किस तरीके से चली थी। फिर हमारी बात आ जाती है पूर्वी समस्या को लेकर के। पूर्वी समस्या की मैंने आपको बताया कि ओटोमन साम्राज्य को यूरोप का मरीज कहा जाता था। वह एक कमज़ोर राष्ट्र था लेकिन बहुत बड़ा राष्ट्र भी था। तो उन दोनों के बीच में क्या होने वाला था, उसका ओटोमन साम्राज्य का विघटन होने वाला था। और विघटन का फ़ायदा कौन कौन सा देश उठाए, इस बात को लेकर के उनके बीच में विवाद चला आ रहा था। ठीक है, तो जब बात करें इनसे फ़ायदा कौन कौन लेगा और क्या क्या फ़ायदा लेगा, क्या हित थे लोगों के, जैसे कि रूस की बात करें ना, तो रूस चाहता था कि काला सागर के अंदर उनके 2 क्षेत्र हैं, 2 बंदरगाह हैं ओटोमन साम्राज्य के अंदर आते हैं, जिनको बास्फोरस और डार्डेनलीज नाम से जाना जाता है। तो रूस चाहता था कि मैं उन दोनों
बंदरगाहों पर कब्जा कर लूँ। क्यों कब्जा करना चाहता था वो इसलिए कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसका जो उत्तर का जो इलाका था सर्बियाई, जो उसका जो मरुस्थलीय इलाका था, बर्फीला इलाका था, इस वजह से वहाँ पर व्यापार करने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो बास्फोरस और डार्डेलिस नाम के 2 बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहता था और अपनी काला सागर के अंदर, ब्लैक सी के अंदर वो अपनी ताकत मजबूत करना चाहता था। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि मैं काला सागर में क्या करूं, अपनी प्रभुत्व स्थापित करूं, अपनी ताकत स्थापित करूं। तो इस तरीके से दोनों के हित आपस में टकराते थे। इधर ऑस्ट्रिया भी काला सागर में कब्जा करना चाहता था और इधर रूस भी काला सागर में कब्जा करना चाहता था। दोनों मिला करके इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू रहते हैं और इसी का बाद में रूस ओटोमन साम्राज्य के साथ में स्लाववादी आंदोलन शुरू कर देता है। जैसे कि स्लावी लोगों को इकट्ठा करने के लिए रूस ने क्या किया, स्लाववादी आंदोलन शुरू कर दिया। फिर हमारी बात आ जाती है, ये तो हो गई हमारी ऑस्ट्रिया और रूस की बात। फ्रांस क्या चाहता था ओटोमन साम्राज्य से? फ्रांस चाहता था कि मिस्र और सीरिया नाम के 2 क्षेत्र हैं, अफ्रीकी, उत्तर अफ्रीकी देश, तो उन देशों पर कब्जा करना चाहता था फ्रांस। तो इसलिए फ्रांस के अपने हित वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन क्या चाहता था? ब्रिटेन चाहता था कि कोई भी वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए। वो चाहता था कि मेरी दादागिरी बनी रहे, इस तरीके से ब्रिटेन चाहता था। तो ब्रिटेन किसी को भी ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहता था। और एक बात और, जर्मनी के क्या हित थे? जर्मनी के भी कुछ हित थे। जर्मनी का हित ये था कि वो बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन बिछाने वाला था, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन बिछाने वाला था। और उस रेलवे लाइन के लिए वो क्या कर रहा था, उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता जर्मनी को। तो ब्रिटेन जो है वो इसके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? क्योंकि अगर व्यापार में जर्मनी पैसा कमाना शुरू कर देगा तो ब्रिटेन का क्या होगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटेन उनके खिलाफ हो जाता है, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के खिलाफ हो जाता है। बाद में बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन पास भी होता है, उसके बाद में यह युद्ध हमारा शुरू हो जाता है। हमारा युद्ध शुरू कब होता है, ठीक है। ये तो थी पूर्वी समस्या, और इसी पूर्वी समस्या से एक तत्कालीन कारण भी तैयार होता है। वो कौन सा तैयार होता है? वो होता है कि एक बार 1877 की बात है, 1877-78 के अंदर बर्लिन संधि हुई थी। और यह जो बर्लिन संधि जो हुई थी ना, उस बर्लिन संधि के तहत एक क्षेत्र है बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना नाम के 2 क्षेत्र हैं। इसके अलावा 2-3 देश बना दिए गए, जिनमें से एक देश प्रमुख सर्बिया नाम का था। ओटोमन साम्राज्य के विघटन की ही बात कर रहे हैं। विघटन के बाद में ओटोमन साम्राज्य से एक सर्बिया देश बना दिया गया, और उसी के पास में 2 क्षेत्र थे। कौन कौन से? बोस्निया और हर्जेगोविना। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र थे वो ऑस्ट्रिया को दे दिए गए 1878 ईस्वी में बर्लिन संधि के तहत। और कहा गया कि बर्लिन संधि के तहत बताया गया कि ऑस्ट्रिया इन पर प्रशासनिक अधिकार रखेगा, केवल प्रशासन चलाने के लिए ही इन पर ये क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिए जा रहे हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना। कोई बात नहीं, यह जब उनको दिया गया तो इसलिए सर्बिया चिढ़ जाता है। सर्बिया चाहता था कि वो क्षेत्र हमारे अंडर में आए, क्योंकि वहाँ पर सर्बियाई लोग रहते थे, ठीक है। सर्बिया भाषाई लोग रहते थे, उनकी संस्कृति से संबंधित लोग थे, उनके कल्चर से जुड़े हुए लोग थे। तो वो चाहते थे कि ये क्षेत्र हमारे पास में रहे, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है। कौन से क्षेत्र को लेकर के? बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र को लेकर के। अब ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र है ना, उसमें 28 जुलाई 1914 की बात है। तो उस दिन घूमने के लिए आया हुआ था ऑस्ट्रिया का राजकुमार। ऑस्ट्रिया का भविष्य में जो राजकुमार बनने वाला था, फ्रांज फर्डिनेंड, तो वह घूमने के लिए आया हुआ था अपनी वाइफ सोफी के साथ में। तो दोनों जने वहाँ पर घूम रहे थे, और घूमते समय ही उस पर हमला कर दिया जाता है। और हमला करके क्या होता है, मृत्यु हो जाती है उनकी, उनको मार दिया जाता है। और उनको मारने वाला जो व्यक्ति था वो कौन सा था? वो सर्बियाई कल्चर से संबंधित व्यक्ति था। और वह व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति, उसका नाम जो था गारविलो प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति था, जिसने हत्या की थी। और ऑलरेडी बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों में विवाद था। तो ऑस्ट्रिया ने इसका जो मेन रीज़न बताया, बोला कि ये एक हमला सर्बिया ने करवाया है, सर्बिया ने मरवाया है हमारे उत्तराधिकारी को। तो इस तरीके से यहाँ पर 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध शुरू हो जाता है। तो
इस तरीके से ये कारण तैयार होते हैं, यहाँ गुटबंदी शुरू हो जाती है। और एक सैन्यवाद भी बताया जाता है कारण। सैन्यवाद किस तरीके से, जब गुटबंदी हो गई थी, है ना, जब हमारे गुटबंदी हो जाती है किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में, और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली के साथ में जब अपनी गुटबंदी कर ली, तो गुटबंदी करने के बाद क्या हुआ, वो लोग आपस में एक दूसरे पर खतरा मंडराने लगा, तो वो लोग सैन्यवाद की ओर बढ़ गए और उन्होंने हथियार जमा करना शुरू कर दिया था।